हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है फ्राइडे यानी शुक्रवार, और जैसा कि हम वीडियो जो लेके आते हैं वो जीके जीएस का टॉप लेवल का क्वेश्चंस लेके आते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछा जा चुका होता है। हर एग्जामिनेशंस में जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये सेट नंबर 51 है। 50 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और हर सेट में 25 क्वेश्चन होते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका छूट गया, कोई सेट छूट गया या आप नए आए हो, पहली बार आए हो, तो घबराना मत। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले ही लाइन में। आप सारे वीडियोस को देख जाओ। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चाहो तो इसे भी ज्वाइन कर लेना। ध्यान रहे कि हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? क्रेस्कोग्राफ क्या है? क्रेस्कोग्राफ पता है? जो प्लांट होता है, जो पौधे होते हैं, उसमें जो वृद्धि होती है, जो उसमें ग्रोथ होता है, उसको मापने वाला एक यंत्र है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। तो क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? पौधों में वृद्धि जो होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है, उसको मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ से। तो इसी का बोल रहे हैं खोज किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। आप लोग जीनियस हो, पता होगा ही जवाब, नहीं तो हम बताएंगे। मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बोस, शिशिर कुमार मित्रा और सत्येंद्र नाथ बोस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना? क्रेस्कोग्राफ, जिससे कि पौधे की वृद्धि को मापा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बसु भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है या बोस आता है, दोनों ऑप्शन चल जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज इन्होंने की थी 1895 ईस्वी में। कब की थी? 1895 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्रेस्कोग्राफ क्या मापा जाता है? इसे पौधे की वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? एसआई मात्रक का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। एसआई मात्रक का मतलब होता है, मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और एसआई का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी एसआई यूनिट, यही तो होता है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो एक मात्रक है उसका इकाई है। ये एसआई यूनिट जो है पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है, पूरा विश्व में सबको उसी यूनिट को मानते हैं, इसीलिए इसका नाम एसआई मात्रक रखा गया है। समझ में आ गया? ये सिस्टम ऑफ आई मतलब क्या? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय की बात की गई। तो कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, यानी कैंडेला किसका यूनिट है? तो वो है ज्योति तीव्रता का। पूरा विश्व में कहीं भी जाइएगा तो आपको ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला ही बोला जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है, कि भारत में नई कंप्यूटर नीति, ठीक है, इसको बोलते हैं एनसीपी। एक होता है एनईपी और एक होता है एनसीपी। ध्यान दीजिएगा, एनईपी होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, और कहीं कहीं होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है? एनसीपी होता है न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। तो नई कंप्यूटर पॉलिसी जो थी, इसकी घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है आपको 1960, 1946, 1984 और 1975। सही जवाब है 1984 ईस्वी में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो क्लास है कैसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? केमिकल साइंस जो होता है, केमिस्ट्री जो होता है, उसका जनक किसे कहा जाता है? लेवोसियर, जोसेफ प्रिस्टली, जॉन डाल्टन या रॉबर्ट बॉयल। ये 4 ऑप्शन फिर से आपके पास हैं। और क्या कहता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? सही जवाब है एंटोनी लेवोसियर जो है, एंटोनी लेवोसियर, इनको ही रसायन विज्ञान का जनक जाता है, पहला। दूसरा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए, जो कि दहन में, दहन मतलब क्या होता है? जो चीज़ जलता है, होता है ना दहन, उसी को तो बोलते हैं दहन। जो जो जल रहा होता है उसको बोलते हैं दहन। तो दहन में जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन तो जलाने में प्रयोग होता है। किसी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहयोग करता है उसको जलाने में, है ना। तो दहन में ऑक्सीजन होता है, इसकी खोज इन्होंने ही की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम भी सबसे पहले इन्होंने ही लिया था। किन्होंने लिया था? एंटोनी लेवोसियर ने। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दहन में ऑक्सीजन होता है, ये सबको पता है। इसकी खोज किन्होंने की थी? एंटोनी लेवोसियर। इसीलिए इनको रसायन विज्ञान का जनक जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जैसे हमने बताया कि मेरा जो क्वेश्चन का सेट होता है वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार या उससे ज़्यादा आ चुके होते हैं। हम सप्ताह के 3 दिन वीडियो लाते हैं, रात के 8:30 पर। वो दिन कौन कौन सा है? मंडे है, सोमवार, बुधवार
और शुक्रवार यानी फ्राइडे। आज जो वीडियो आया, अगला वीडियो कब आएगा? मंडे को आएगा, वही टाइम रात के 8:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे जा चुके थे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एसएससी कर रहे हो, पुलिस का कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा लास्ट में तो बताइएगा गुड, बहुत अच्छा लगेगा तो लिखिएगा वेरी गुड या नाइस, क्योंकि नाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे कुछ दोस्त लोग नाइस भी लिखते हैं। और अगर कोई कमी लगी रही तो आप पुअर लिखिएगा और बताइएगा क्या कमी थी, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसके ऊपर वर्क करें। हमारे कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि सर थोड़ा आवाज़ कम आता है। मैं जानता हूँ आवाज़ कम आ रहा है, बट धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए आवाज़ को एडजस्ट करने में। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द एक माइक ले लूँगा ताकि आप लोगों की आवाज़ अच्छी मिलेगी, है ना। चलिए, तो वीडियो बहुत ही सही जाने वाला, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे कठोर धातु है ग्रेफाइट, हीरा, टाइटेनियम, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। डी सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर भी जो सबसे ये होता है वो होता है ओस्मियम, जो कि प्लेटिनम के अंदर 6 तरह की धातु होती हैं, उसमें ओस्मियम जो है वो सबसे कठोर और भारी होता है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो, WHO का नाम आपने सुना होगा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना जो डेट है ना, वो है 7 अप्रैल को। इसलिए इसका स्थापना का जो वर्षगांठ होता है, उस वर्षगांठ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? नागपुर, नहीं, कानपुर, जोधपुर, लखनऊ। सही जवाब जाएगा डी को, जो कि लखनऊ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जहाँ पर मेडिसिन्स का रिसर्च होता है ना। सेंट्रल मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सोहराई किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8, सोहराई किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। सही जवाब क्या होगा? तो सोहराई जो है ये झारखंड का लोक नृत्य। ये क्वेश्चन में कई बार आ गया है एग्जाम में। और जो मैं दो नृत्य के नाम बता रहा हूँ, वहाँ के जो जनजाति के नृत्य हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक का नाम है छऊ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, और दूसरा नाम है फगुआ। फगुआ, ये दो नृत्य जो है छऊ और फगुआ, ये भी झारखंड का है, और ये दोनों का दोनों एग्जामिनेशंस में आ चुका है, तो नोट डाउन करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है दोस्तों। देखो, वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, सारे वीडियोस अच्छे हैं, किसी का भी वीडियो ख़राब नहीं है, बट ध्यान रखना कंटेंट सही पढ़ो। एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी में क्या होता है, आप 20 घंटे पढ़ते हो। स्मार्ट स्टडी में क्या करता है, 6 घंटे पढ़ते हो, लेकिन आप इनसे बेहतर परफॉर्म करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूरी बुक रट लोगे, शायद आप उतना माइंड भी ना रख पाओ और उतना आंसर भी ना कर पाओ, लेकिन अब कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ोगे, क्रीम चीज़ों को पढ़ोगे, तो आप उनसे बेहतर परफॉर्म करोगे। तरीका ये होता है पढ़ने का, है ना। किताब रट के कुछ नहीं होता है, कंपटीशन में आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हार्ड स्टडी से बहुत मुश्किल होती है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? जो ओलंपिक में मशाल जलता है, इसकी प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इसकी शुरुआत ऑप्शन में क्या क्या दिया वो देखते हैं। ऑप्शन में दिया क्या? 1975, 1921, 1959 और 1928। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, कहाँ पे है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, वहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी, और ये हुई थी 1928 ईस्वी में, मशाल जलाने की। क्लियर हो गया? जो ओलंपिक में मशाल जलाया जाता है, वो मशाल जलाने की शुरुआत नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई थी, और ये कब हुई थी? 1928 में सबसे पहले मशाल जलाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम और क्या पता है? इसको कंगारू भी बोलते हैं, कंगारुओं का देश बोलते हैं, ठीक है, कंगारू। तो इनका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चलो,
नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है कि नौसेना का जो है वो विद्रोह कब हुआ था। तो ऑप्शन क्या है? 1935 है, 1953 है, 1946 है, 1960 है। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। अब मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गोटा नहर किस देश में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोटा नहर किस देश में है? स्वीडन, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। सही जवाब होगा स्वीडन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जानते हैं क्या कहता है। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे, यूरो, नो, पाउंड, नहीं, डॉलर जिम्बाब्वे की मुद्रा है। क्या है? जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर है। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? देखो ये रेखा पे क्वेश्चन ना बहुत बार आता है ना। तो इसमें जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, भारत चीन इंपॉर्टेंट है आपका, भारत पाकिस्तान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी पोलैंड भी कभी कभी पूछ दिया जाता था, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और चीन के बीच का जो रेखा है ये है मैकमोहन रेखा। ये तो क्लियर हो गया, भारत चीन के बीच का रेखा मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है? तो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों के बीच का रेखा कौन सा है? वो है रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था, बनाया था रेखा ना, उनका नाम ही था रेड क्लिफ। और तीसरा है जर्मनी पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड, भारत चीन मैकमोहन, और भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच का बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाताल झील किस राज्य में? देखो सात ताल कहीं कहीं पूछता है, मालाताल कहीं कहीं के पूछ देता है, सात ताल झील, सेवन, ठीक है। जितने ताल झील है ना, सब के सब आपके उत्तराखंड में, नैनीताल, भीमताल, मालाताल है ना, ये सब सारे के सारे क्या है? उत्तराखंड में है। ताल झील जो है वो उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना किस नदी पर? इडुक्की एक जल परियोजना है, बेसिकली एक डैम है, बांध है, जो कहाँ पर, किस नदी पर? तो ये पेरियार नदी पे, केरला में है। कहाँ पर है? केरल में है, पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसके साथ और हैं, ये तो मध्य प्रदेश में आंसर सीधा बता दे रहा हूँ। इसके साथ कुछ और नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, लिखते चलिएगा। उसके बाद बांधवगढ़, फिर है माधव, ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। और आपका है सतपुड़ा। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, ये ठीक है, बांधवगढ़, माधव और सतपुड़ा, ये सात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कान्हा 8, जो कि कान्हा तो मैंने लिख दिया, सॉरी। तो कान्हा, पेंच, पन्ना, माधव, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, ये सात के सात मध्य प्रदेश में है। और आपको मध्य प्रदेश के बारे में चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा जंगल वाला स्टेट है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन वहाँ पे है। तो ये तो क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 5 नदियों की भूमि किसका उपनाम है? देखो 5 नदियों की भूमि किसका, सबको पता है पंजाब, लेकिन 5 नदी कौन कौन से हैं जो पंजाब में हैं? तो वो है सतलज, झेलम, रवि, व्यास और चिनाब। कौन कौन से? सतलज, झेलम, रवि, व्यास और चिनाब। ठीक है, ये 5 नदी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सतलज, झेलम, रवि, ब्यास और चिनाब, ये 5 नदी जो हैं पंजाब में हैं, इसीलिए इनको पंजाब बोला जाता है और 5 नदियों का भूमि भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? देखो पटसन का बांग्लादेश का नाम आता था, लेकिन अब डेटा थोड़ा चेंज हुआ है। भारत हमारा बहुत ही अग्रणी हो चुका है, और भारत में खासकर वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, पटसन उत्पादन में काफ़ी सहयोग कर रहा है। विश्व के कुल पटसन का लगभग 50% अकेला भारत पटसन उत्पादन कर रहा है। और अगर ऐसे बात की जाए पटसन में कौन कौन से देश सबसे आगे हैं, तो इंडिया है, चाइना है, आपका बांग्लादेश है, फिर थाईलैंड है। ये 4 कंट्री जो है ना बहुत ज़्यादा पटसन का उत्पादन करते हैं। कौन कौन? भारत, चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो भारत अग्रणी हो चुका है, और भारत में वेस्ट बंगाल में जो है पटसन की खेती बहुत होती है। क्लियर हो गया? फिर से कंट्री का रिवीजन कर रहा हूँ, भारत, चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड, यहाँ पे पटसन बहुत होता है। किसान घाट किस व्यक्तित्व को संबोधित करता है? किसान घाट
चौधरी चरण सिंह, संजय गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, मोरारजी देसाई। तो जो चौधरी चरण सिंह हैं इनको ही किसान घाट संबोधित है। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाल रुधिर कणिकाओं में किससे बनती? लाल रुधिर कणिका जो WBC और रेड और RBC होता है, माफ़ कीजिएगा RBC होता है, ये किससे बनता है? प्लीहा, नो, यकृत, अस्थि मज्जा से बनता है। और रेड ब्लड जो सेल्स का जो आयु कितना होता है? ये औसत होता है 120 दिन, ठीक है, एवरेज 120 डेज होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो देखो, हरित क्रांति जो है खेती, एक कृषि से जुड़ी हुई क्रांति है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 ईस्वी में, 1960 में पंजाब से इसकी शुरुआत होती है। हालांकि हरित क्रांति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहेंगे आप तो मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं पूरा हरित क्रांति पे एक सॉलिड वीडियो बना दूंगा। तो हरित क्रांति जो है इसका संबंध कृषि से है और इसमें चावल और गेहूं का उत्पादन को खास ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? चना, आलू, सरसों और गेहूं। तो सबसे सही उत्पादन हो गया इसमें डी। तो चावल और गेहूं के उत्पादन पे काफ़ी जोर डाला गया और खेती से जुड़ी हुई क्रांति है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में पंजाब में हुई थी 1960 ईस्वी में। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा मोकल, राणा कुंभा, हमीर चौहान और बप्पा रावल। सही जवाब क्या होगा? तो राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि यकृत, पीयूष, अड्रेनल और अग्नाशय। देखो, अग्नाशय ऑप्शन में दे दिया है तो अग्नाशय का, और ये सारे किसके अंदर आते हैं? लीवर के अंदर। अगर अग्नाशय ऑप्शन में दिया है तो आपको अग्नाशय ही आंसर लगाना है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आता है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और नागपुर। तो ये कहाँ पर है? तो चलिए जानते कौन कौन सा है। दिल्ली में कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी। कोलकाता में दमदम है, या सुभाष चंद्र बोस भी बोलते हैं, दमदम बोलते हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस भी हवाई अड्डा वहीं पे है। मुंबई में बात करें, इसके बारे में बताता हूँ कौन सा कहाँ पे है। नागपुर में कौन सा है? तो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर हवाई अड्डा जो है वो नागपुर में है। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके पास? मुंबई ही तो बच गया और ये सही जवाब मुंबई ही था, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस या दमदम, मुंबई में छत्रपति शिवाजी और नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 4 हवाई अड्डा है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो को अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को अपना प्यार देना, दोस्तों शेयर करना, और ऐसे वीडियो अगर चाहिए आगे भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार को रात के 8:30 बजे। ख्याल रखिएगा, तैयारी जोर शोर से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।